नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। क्या वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में अमेरिका और इजराइल की वो तथाकथित अटूट दोस्ती अब महज एक खोखला दिखावा बनकर रह गई है, जो कल तक दूध और पानी की तरह एक हुआ करती थी। जी हां, जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बंद कमरे में पूरे 90 मिनट तक सीक्रेट खिचड़ी पकी, तो साफ हो गया कि ये दो रणनीतिक साझेदारियों की बैठक नहीं, बल्कि दो ऐसे मजबूत खिलाड़ियों की मुलाकात थी जिनके पास बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में फेंके गए हैं। इस पूरी खबर का असली निचोड़ यह है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत की थी, वो अब ट्रंप के लिए गले की फांस और राजनीतिक बुरे सपने जैसी बन चुकी है। अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है, आगामी मिड टर्म चुनाव सर पर मंडरा रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव के कारण पूरी दुनिया का तेल गैस का गणित बिगड़ चुका है। ऐसे में जहां नेतन्याहू का ये रट लगा रखी है कि ईरान पर दोबारा विनाशकारी हमला करना ही आखिरी विकल्प है, वहीं अब ट्रंप अपना उल्लू सीधा करके इस युद्ध से पतली गली से निकलना की फिराक में है। आइए अमेरिका के इस दोहरी नीति, ट्रंप के कटाक्ष और मिडल ईस्ट के इस पूरे महासंग्राम के हर पहलू को बेहद गहराई से और तफसील से समझते हैं। क्या ट्रंप अब ईरान के सामने पूरी तरह हथियार डालने के मूड में है? ये सवाल अचानक यूं ही नहीं उठ रहा है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका के भीतर मचा भयंकर आर्थिक और राजनीतिक घमासान है। जिस युद्ध को ट्रंप ने चुटकी बजाते ही खत्म होने वाला तमाशा समझा था, अब उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से तोते उड़ा दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान द्वारा पैदा की गई रुकावटें और सैन्य नाकाबंदी की सिर्फ वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी हैं, जिससे अमेरिका में पेट्रोल, डीजल और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम अब आम जनता की बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं। आगामी मिड टर्म चुनावों में अपनी शाख, पार्टी का दबदबा और सत्ता बचाने के लिए ट्रंप के पास अब अपनी सिर से ऊपर जा चुका है पानी। यही वजह है कि वो अब युद्ध को आगे खींचने की बजाय किसी भी तरह एक काम चलाऊ समझौता करके अपना पल्ला झाड़ने और अमेरिकी वोट बैंक को शांत करने की भारी जल्दबाजी में दिख रही है। बेंजामिन नेतन्याहू इस अटूट उम्मीद के साथ वॉशिंगटन पहुंचे थे कि वो एक नया खुफिया बम फोड़कर अमेरिका को फिर से ईरान पर आक्रामक और विनाशकारी कार्रवाई करने के लिए राजी कर लेंगे। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान अपने अति सुरक्षित और भूमिगत पहाड़ी ठिकाने यानी टेक्सास माउंटेन पर अपने तबाह हो चुके परमाणु और मिसाइल नेटवर्क को फिर से खड़ा कर रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अगर इस खुफिया ठिकाने को समय रहते पूरी तरह नस्तनाबूद नहीं किया गया, तो ईरान बहुत जल्द फिर से वही तबाही मचाने वाली ताकत हासिल कर लेगा। लेकिन नेतन्याहू की इस पूरी कोशिश पर अब तक पानी फेर चुका है, जब ट्रंप ने इस अति संवेदनशील इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को कोई खास तवज्जो देने के बजाय सार्वजनिक रूप से और नेतन्याहू के इरादों और उनकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप ने एक लोकप्रिय शो पर नेतन्याहू की कार्यशैली सरेआम की धज्जियां उड़ा दी है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। ट्रंप ने बेहद तलख और चुपते हुए लहजे में या लफ्जों में कहा कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि टेक्सास माउंटेन पर क्या चल रहा है। अब ईरान वहां जो भी कर रहा है वो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना बढ़कर दिखाया जा रहा है। नेतन्याहू मुझे ये सब सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में हमेशा के लिए फंसे रहो। इसके बाद ट्रंप ने गहरी राजनीति के जरिए नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर हर बात का दुनिया के सामने टिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। जंग के सारे साथ या जंग साथ मिलकर शुरू की और अब दाव उल्टा पड़ने लगा तो पूरा ठीकरा अपने सहयोगी के सर पर फोड़ दिया। इतिहास गवाह है कि अमेरिका की विदेश नीति हमेशा बाप बड़ा न भाई, सबसे बड़ा रुपया और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की कूटनीतिक उसूल पर ही संचालित होती है। जब तक अमेरिका को लगा कि इजराइल का इस्तेमाल करके ईरान के सैन्य और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को कमजोर किया जा सकता है, तब तक अमेरिकी प्रशासन इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही इस युद्ध की भयंकर जांच अमेरिकी वोट बैंक, स्थानीय गैस स्टेशनों और घरेलू अर्थव्यवस्था
तक पहुंची ट्रंप अचानक शांति का मसीहा बनने की एक्टिंग करने लगे। अमेरिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल की सुरक्षा दांव पर लगी है या फिर नहीं। उसका एकमात्र मकसद केवल और केवल अपना आर्थिक और राजनीतिक फायदा बुनना है। इजराइल के प्रमुख समाचार नेटवर्क की मानी जाए तो नेतन्याहू का ये दृढ़ विश्वास है कि ईरान को रोकना केवल एक ही तरीका है। अब उन सभी ठिकानों पर फिर से भयंकर और चौतरफा बमबारी की जाए जिन्हें ईरान ने हाल के महीनों में दोबारा खड़ा कर लिया। इजरायली सैन्य रणनीतिकार मानते हैं कि लागतों के भूत बातों से नहीं मानते और बिना पूर्ण सैन्य तबाही के मिडल ईस्ट में कभी भी शांति कायम होना नामुमकिन है। लेकिन नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट यही है कि इजराइल अपनी सीमित सैन्य क्षमता, गोला बारूद और संसाधनों के बूते इतना बड़ा अभियान अकेले नहीं लेकर चल सकता। उसे हर हाल में अमेरिकी बंकर बस्टर बमों, रसाद उपग्रह ट्रेनिंग और कूटनीतिक छात्र छाया सख्त चाहिए होती है। व्हाइट हाउस के ठीक बाहर एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों के उग्र तेवर इस बात का सबूत थे कि अमेरिका में इजराइल के प्रति जन समर्थन कितना बड़ा दिवाला निकल चुका है। उसका प्रदर्शनकारी नेतन्याहू तुम तानाशाह हो, नेतन्याहू तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, जैसे तीखे और सीधे नारे लगा रहे थे। हाल ही में आए एक पोल के आंकड़ों ने साफ साफ बता दिया कि आम नागरिक या आम अमेरिकी नागरिक अब इजराइल के अंतहीन युद्ध के लिए अपने गाढ़े पसीने की कमाई और टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाने से बेहद गुस्से में है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा वर्ग अब ये खुले तौर पर महसूस कर रहा है कि वॉशिंगटन को इजराइल की आक्रामक नीतियों का अंधा समर्थन तुरंत बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायली अधिकारियों से बातचीत के दौरान जो कड़ा लहजा अपनाया वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वेंस ने इजराइल को बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि पुरानी दुनिया या पूरी दुनिया में तुम्हारा इकलौता और आखिरी सच्चा दोस्त सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बचा है, इसीलिए अमेरिका की बात मानना तुम्हारे लिए हित में रहेगा। इस कड़े बयान का सीधा और कड़वा संदेश यही था कि यदि इजराइल ने अमेरिका की कूटनीतिक योजनाओं में अड़ंगा डालने या अमेरिकी निर्देशकों की अनदेखी करने की कोशिश की तो उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंकने में अमेरिका को एक मिनट का समय भी नहीं लगेगा। इजराइल के जाने माने और निष्पक्ष राजनीतिक विशेषज्ञ ने देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र में लिखा कि अमेरिका अब इजराइल को बहुत ही आक्रामक और कड़े तरीके से उसकी असली औकात याद दिला रहा है। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी प्रशासन इजरायलियों को बिल्कुल साफ शब्दों में समझाना चाहता है कि युद्ध की असली कमान किसके हाथ में है और इसे कौन चला रहा है। अब ये बात बच्चे को समझ आ चुकी है कि इजराइल को इस युद्ध की ड्राइवर सीट से खींचकर सीधे पिछली सीट पर पटक दिया गया है। यानी अमेरिका अब साफ कर चुका है कि फैसले वो खुद अपनी मर्जी से लेगा। तेल अवीव के इशारों पर नाचना बंद कर चुका है। ईरान ने इस महासंग्राम में साबित कर दिया कि उसने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। हॉर्मूज की खाड़ी, जहां से पूरी दुनिया के कुल कच्चे तेल का 1/4 हिस्सा गुजरता है, वहां व्यापारिक जहाजों और टैंकरों की आवाजाही को पूरी तरह ठप करके ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे नाजुक नस दबा दी है। इसके भयंकर परिणाम के कारण न केवल अमेरिका और यूरोप में ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं, बल्कि भारत जैसे विशाल उपभोक्ता देश को भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा और तेल आपूर्ति की रक्षा के लिए रूस से भारी मात्रा में रियायती तेल खरीदने का व्यवहारिक रास्ता चुनना पड़ रहा है। ईरान की रणनीतिक नाकाबंदी ने अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के पसीने छुड़ा दिए। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ प्रेस सचिव ने ओवल ऑफिस में हुई इस 1.5 घंटे लंबी और बंद कमरे की मुलाकात को सकारात्मक और उत्पादक करार देकर माहौल को ठंडा करने की कोशिश की। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का पुराना नियम है कि जब भी किसी संवेदनशील बैठक के बाद अमेरिकी अधिकारी का ये कहे कि सब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। दोनों नेताओं के बीच उभरे नीतिगत मतभेद इतने ज्यादा गंभीर हैं कि बैठक खत्म होने के तुरंत बाद कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आयोजित नहीं की गई, जो अपने आप में अंदरूनी तनातनी की कहानी बयां करती है। अमेरिका अपनी गिरती आर्थिक और रणनीतिक शाख को बचाने के लिए अब उन देशों को खुश करने में जुटा है जिनसे इजराइल हमेशा से अपनी सुरक्षा के लिए खतरा महसूस करता है।
ट्रंप प्रशासन द्वारा तुर्की की अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट्स बेचने की तैयारी और सऊदी अरब के साथ असैन्य परमाणु समझौते की आक्रामक पैरवी ने इजरायल के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। इजरायली नेतृत्व गिड़गिड़ाता रह गया कि यह सौदा उनके क्षेत्र में इजरायल की सैन्य बढ़त को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब उसके अपने व्यावसायिक और कूटनीतिक हित दांव पर हो तो ये अपने सबसे पुराने सहयोगियों की चीखों को भी सिरे से अनदेखा नहीं कर सकता। ट्रंप अब दुनिया के सामने शांतिदूत और मानवता के रक्षक की छवि चमकाने के लिए लेबनान और गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों पर लगाम लगाने का भारी दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि इजरायली हमलों में बहुत ज्यादा बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और ये रुकना चाहिए। ये वही अमेरिकी प्रशासन है जो कुछ महीने पहले इजरायल को हर तरह की विनाशकारी हथियारी बम और मिसाइलें मुफ्त में मुहैया करा रहा था। अब जब वैश्विक दबाव बढ़ रहा है और अमेरिका की अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाख पर काला धब्बा लगने लगा तो अमेरिकी नेता अचानक मानव अधिकारों के सबसे बड़े रक्षक बनकर बगुला भगत वाली एक्टिंग करने में जुट गए हैं। आस्तीन का सांप या इजरायली प्रधानमंत्री की राजनीतिक लाचारी। बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अपने पूरे राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इजरायल के जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और यदि वो ईरान के खिलाफ बिना किसी ठोस ऐतिहासिक और निर्णायक जीत के युद्ध समाप्त कर देते हैं तो इजरायली जनता और उनका कट्टर पंथ या दक्षिणी पंथी गठबंधन उन्हें पलक झपकते ही सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। अपनी कुर्सी और राजनीतिक वजूद बचाने के लिए इसी लाचारी के कारण नेतन्याहू में ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने और रोने के धोने पर मजबूर है ताकि अमेरिकी सेना को कम से कम कुछ और समय के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध के मैदान में मजबूती से रोका जा सके। जिस समय वॉशिंगटन के कमरों में नेतन्याहू और ट्रंप नई रणनीति बना रहे थे, ठीक उसी समय ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आत्मघाती ड्रोन और उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। ईरान ने अमेरिका और इजरायल दोनों को यह कड़ा और सीधा संदेश दे दिया है कि वो किसी भी अमेरिकी धमकी या गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं। खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी अड्डों और गगनचुंबी इमारतों पर हुए इन हमलों ने अमेरिका के सुरक्षा दावों की पूरी कलाई खोल कर रख दी है और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के भय का माहौल इस कदर पैदा हो गया है कि अब वहां चीख पुकार मची है। एक तीर से दो निशाने साधने की ट्रंप की चाल में फंसा इजरायल डोनाल्ड ट्रंप की पूरी गुप्त रणनीति यह दावा कर रही है कि वो ईरान के साथ किसी भी तरह का एक दिखावटी समझौता कर ले ताकि वो अमेरिकी जनता के सामने ये ढिंडोरा पीट सके कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है, अमेरिकी सैनिकों को बचा लिया और तेल के दाम सस्ते कर दिए। लेकिन इस राह में नेतन्याहू सबसे बड़े कबाब में हड्डी बने हुए हैं क्योंकि नेतन्याहू जानते हैं कि आधा अधूरा समझौता ईरान को भविष्य में और ज्यादा मजबूत बनाएगा। ट्रंप अब इजरायल को पूरी तरह नजरअंदाज करके ईरान से सीधी बैक चैनल बातचीत की राह तलाश रही, जिससे इजरायल खुद को बहुत बुरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पिक्सस माउंटेन कोई साधारण सैन्य ठिकाना नहीं है, बल्कि यह विशाल पहाड़ों की गहराई में सैकड़ों फीट नीचे बनाया गया एक ऐसा अति सुरक्षित भूमिगत बंकर है जिसे तबाह करना सामान्य मिसाइलों या हवाई हमलों के बस की बात नहीं। इजरायल चाहता है कि अमेरिका अपने सबसे भारी उन्नत और अत्याधुनिक मैसिव ऑन-रेंज पेनिट्रेट बमों को इस्तेमाल करके इस ठिकाने को हमेशा के लिए जबरदस्त कर दे। लेकिन ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा करने में सीधा मतलब ये होता है कि ईरान के साथ एक असीधी, अनियंत्रित और भयानक जंग में कूद जाना जिससे अमेरिका कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए वो दलदल में पैर फंसाने से बच रही हैं। चोर मौसेरे भाई के गठजोड़ में आई दरार की अंदरूनी कहानी क्या है? जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक संयुक्त आक्रामक और व्यापक युद्ध की घोषणा की थी, तब दोनों देशों के नेता मीडिया के सामने शेर की तरह धाड़ रहे थे और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि अमेरिकी और इजरायली सेनाएं एक साथ मिलकर ईरान के पूरे शासन को उखाड़ फेंकेंगी और वहां अपनी पसंद की नई सरकार बिठाएंगी। लेकिन युद्ध शुरू होने के महज कुछ महीनों बाद ही दोनों का ये खोखला घमंड पूरी तरह चकनाचूर हो गया और आज स्थिति ये है कि दोनों देश अपनी अपनी विफलताओं और नुकसान का दोष एक दूसरे के माथे पर मढ़ने में व्यस्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुराना इतिहास रहा है कि वह मीडिया के कैमरों के सामने आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने और अपनी तरफ या तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
लेकिन नेतन्याहू के साथ हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक के बाद व्हाइट हाउस में असामान्य सन्नाटा छा रहा है और कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया ब्रीफिंग आयोजित नहीं की गई। अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों का मानना है कि ये अभूतपूर्व सन्नाटा इस बात का स्पष्ट और ठोस प्रमाण है कि बंद कमरों के भीतर दोनों नेताओं के बीच बेहद तीखी बहस हुई है और अंदरूनी माहौल बेहद गर्म था। इसीलिए बाहर छिपाने के लिए मीडिया से दूरी बनाई गई। संवाददाताओं द्वारा पूछे जाने पर क्या वो और नेतन्याहू ईरान के मुद्दे पर एक ही मेज पर और एक जैसी सोच रखते हैं, ट्रंप ने कहा था, हमारे बीच थोड़ा सा अंतर है लेकिन हम काफी करीब हैं। कूटनीति की भाषा और पेचीदगियों को समझने वाले विद्वान अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो शीर्ष नेता थोड़ा अंतर शब्द का प्रयोग करें तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है और इसे एक लक्ष्य और विचार पूरी तरह अलग हो जाते हैं। ट्रंप का ये बयान वास्तव में इजराइल की आक्रामक मांगों और रणनीतियों को सिरे से खारिज करने का चतुराई भरा कूटनीतिक इतिहास है। अब इतिहास इस बात का भी साक्षी रहा है कि अमेरिका ने जब जब किसी देश को रक्षा का मददगार बनने का ढोंग रचा है, उस देश का अंत भयंकर तबाही के रूप में ही हुआ है। वियतनाम से लेकर इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और अब मिडिल ईस्ट तक अमेरिका ने हमेशा अपने सहयोगियों को उनके हाल पर बीच रास्ते में लवारिस छोड़ दिया। इजराइल के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की दोस्ती किसी भी दुश्मन की दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है और नेतन्याहू की गलत नीतियों की वजह से आज इजराइल ने अमेरिका जैसे अपना इकलौता और सबसे बड़ा सहारा भी खो दिया। ईरान के चतुर रणनीतिकार जानते हैं कि अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव आने वाले हैं और ट्रंप पर घरेलू स्तर पर भारी राजनीतिक और आर्थिक दबाव है। इस बात का रणनीतिक फायदा उठाते हुए ईरान युद्ध को ना तो पूरी तरह खत्म होने दिया जा रहा है और ना ही अमेरिका को कोई आसान या निर्णायक जीत दर्ज करने दिया जा रहा है। ईरान रुक रुक कर अमेरिकी ठिकानों और समुद्री तेल मार्गों पर सटीक और सीमित हमले कर रहा है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बना रहा। ईरान की इस जख्म पर नमक छिड़कने वाली नीति ने अमेरिका के सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। अब क्या बेंजामिन नेतन्याहू अब पूरी दुनिया में अकेले पड़ चुके हैं? इजराइल के भीतर अब नेतन्याहू की युद्ध नीतियों और रवैये का तीखा विरोध शुरू हो चुका है। इजरायली बुद्धिजीवी, सैन्य अधिकारी और विपक्षी नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि नेतन्याहू के अहंकार और हठ धर्मिता ने इजराइल को पूरी दुनिया में कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सद, आने वाली स्थिति का सम्मान कर रहे नेतन्याहू के पास अब ना तो अमेरिका का पूर्ण समर्थन बचा है और ना ही यूरोपीय देशों का साथ। इजराइल की आम जनता अब ये सवाल पूछ रही है कि इस अंतहीन युद्ध ने देश को सुरक्षा देने के बजाय और अधिक सुरक्षित या असुरक्षित कर दिया। अपनी गिरती हुई शाख को बचाने के लिए, ट्रंप को किसी तरह शांत करने के लिए इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने आनन फानन में गाजा के एक रफा क्षेत्र में मोरक्को और युगांडा जैसे देशों को एक छोटी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना को प्रवेश देने की मंजूरी दे दी। लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल की ओर से किया गया महज एक दिखावा और कूटनीतिक पैंतरा है ताकि अमेरिका और दुनिया को दिखाया जा सके कि इजराइल शांति प्रक्रिया में सहयोग कर रहा है, जबकि व्यवहारिक रूप से इजरायली सेना अभी भी गाजा में अपने विनाशकारी हमले में बदस्तूर नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने बिना किसी दीर्घकालिक योजना, स्पष्ट विजन और एग्जैक्ट स्ट्रेटजी के ईरान के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब जब ईरान के भीषण पलटवार और हॉर्मूज के नाकाबंदी से वैश्विक स्थिति पूरी तरह बिगड़ने लगी है तो दोनों देशों के शीर्ष कमान के हाथ पैर फूल चुके हैं। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के शुरू किया गया ये युद्ध अमेरिकी विदेश नीति के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हो रहा है, जिसने पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसी आग की लपटों में झोंक दिया जिससे बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नजर नहीं आ रहा। प्रसिद्ध कहावत है कि जब दो हाथियों की लड़ाई होती है तो नुकसान हमेशा नीचे उसकी उगी घास का ही होता है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े से भीषण युद्ध की वजह से दुनिया की सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर माल भाड़ और लॉजिस्टिक और जहाजों को बिना या बीमा प्रीमियम की बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। भारत जैसे विशाल विकासशील देशों को अपनी ऊर्जा जरूरतों का पूरा करने के लिए भारी कूटनीतिक और आर्थिक मशक्कत करनी पड़ रही है। यदि यह युद्ध जल्द समाप्त नहीं होता तो पूरी दुनिया को एक भयानक और अभूतपूर्व आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा।
डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आकर दावा कर रहे हैं कि ईरान बुरी तरह हार चुका है और यह गिड़गिड़ाकर अमेरिका से शांति की भीख मांग रहा है। लेकिन धरातल की कड़वी सच्चाई ट्रंप की हवाई हो चुकी है और बिल्कुल उलट चुकी है। खाड़ी में सतत अमेरिकी सैन्य अड्डों पर आज भी ईरानी ड्रोन गिर रहे हैं और दर्जनों तेल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। ट्रंप के इस रवैये पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की यही तंज कस रही है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठ खत्म नहीं होती है। अमेरिका अपनी असफलता और कमजोरी को छिपाने के लिए केवल झूठी बयानबाजी कर रहा है। इजरायल के शीर्ष जनरल नेतृत्व का मानना है कि यदि संवेदनशील मोड़ पर ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया तो भविष्य में ईरान इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह इजरायल के अस्तित्व को ही मिटा देगा। इसी खौफ के कारण इजरायल आर पार की अंतिम लड़ाई लड़ने के मूड में है और यही वो अमेरिका को भी इसी आग में झोंकना चाहता है। लेकिन अमेरिका अब इजरायल के आत्मघाती और विनाशकारी दाव को हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू का यह अमेरिकी दौरा केवल ट्रंप से मिलने तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अपने सबसे वफादार और कट्टर इजरायल समर्थक दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले बहाना बनाकर वॉशिंगटन पहुंचे हैं। नेतन्याहू की असल रणनीतिक कोशिश अमेरिकी सीनेट और कैपिटल हिल के अपने पुराने संपर्कों के फिर से साधकर अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाने की थी, लेकिन अमेरिका के बदल चुके राजनीतिक हालत और अमेरिकी जनता के गुस्से के कारण उन्हें वहां कोई भी खास भाव नहीं मिलता। सबसे बड़ा सुपर पावर अब सिर्फ एक ऐसा थिएटर बन चुका है जहां ड्रामा, ढोंग और अरबों डॉलर के हथियारों का खेल खुलेआम खेला जाता है। जी हां, हम अपनी आंखों से या जरा अपनी आंखें खोलकर देखिए कि वॉशिंगटन के बंद कमरों से लेकर हॉर्मुज की जलती लहरों तक कितना घिनौना और खतरनाक खेल रचा जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हाथ में कटोरा लिए वॉशिंगटन की चौखट पिघला रहे हैं और दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों से अपने देश को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की भीख मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी नीति और सौदाकारी ब्लैकमेलिंग राजनीति के जरिए एक ही दिन में के भीतर ज़ेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। ऊपर से तड़का ये है कि जिस ईरान को दबाने का अमेरिका पूरी दुनिया के सामने झूठा खोखला दम भरता है, वह ईरान अब हॉर्मुज जलडबरी मध्य में अमेरिका और पूरे यूरोप के व्यापारिक जहाजों को खुलेआम समुद्र की गहराइयों में डुबोने की सीधी और भयानक धमकियां दे रहा है। वॉशिंगटन में हाल ही में अचानक मरे सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अंतिम विदाई और मातम के बीच रूस से तेल, गैस और सामान खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध और भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले बिल पर करीब 86 से 12 के भारी अंतर से वोटिंग तो करवा ली, लेकिन जमीन पर अमेरिका का कड़वा सच यही है कि वह दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी रक्षा कंपनियों की जेब भर रहा है और पूरी दुनिया को आग में झोंककर पूरी दूर से बैठकर तमाशा देख रहा है। आइए इस पूरे अमेरिकी ढोंग और साजिश के वैश्विक उथल पुथल की परतें धीरे धीरे खोलते हैं। अमेरिका खुद को पूरी दुनिया में शांति, न्याय और लोकतंत्र का मसीहा बताता फिरता है, लेकिन सच तो यह है कि वो युद्ध की आग में घी डालने वाले सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सौदेगार और मुनाफाखोर है। ज़ेलेंस्की जब भी अमेरिका की जमीन पर कदम रखते हैं, वॉशिंगटन के गिद्ध नेताओं और लोबरिस्टों के चेहरों पर एक अजीब चमक आ जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि अब अमेरिकी रक्षा कंपनियां का अरबों डॉलर का मोटा मुनाफा पकने वाला है। अमेरिका की पूरी विदेश नीति केवल इस बात पर टिकी हुई है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में जंग की आग सुलगती रहे और उसका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता रहे। यूक्रेन की तबाही और बर्बादी का मसीहा बनने का ढोंग करने वाला वॉशिंगटन असल में ज़ेलेंस्की की लाचारी पर अंदर ही अंदर तालियां बजा रहा है और हर एक यूक्रेनी नागरिक की लाश के बदले अपनी अर्थव्यवस्था और हथियार उद्योग का चमकाने का सबसे गंदा और घिनौना खेल खेल रहा है।
ज़ेलेंस्की पिछले 4 सालों से चीख कर पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि उनके पास रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस और कारगर जरिया नहीं, लेकिन अमेरिका उन्हें सिर्फ खोखले वादे, कागजी आश्वासन और मीठी बातें परोस रहा है। आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाली जो भयानक हालात अब बनाकर रखी अमेरिका ने अपनी, वो सबको नजर आ रही। यूक्रेन के पास अपने घरेलू उत्पादन से छोटे मोटे ड्रोन गिराने की काबिलियत तो है, लेकिन जब रूस की विनाशकारी और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान चीरती हुई आती हैं, तब अमेरिकी टेक्नोलॉजी और उनके वादे पूरी तरह से हाथ खड़े हो देते हैं। ज़ेलेंस्की वाशिंगटन के दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुके हैं, फिर भी वाशिंगटन सिर्फ उन्हें दिलासा दे रहा है। अमेरिका का ये रवैया साफ दिखाता है कि वो यूक्रेन को कितनी या कभी कितनी ताकत देगा या नहीं, एक जंग की जात है, लेकिन बल्कि उससे सिर्फ इतना ही बारूद दिया जा सकता है कि वो धीरे धीरे मरता रहे और रूस को लंबे समय तक जंग में उलझा कर रखे। साउथ कैलिफोर्निया या कैरोलिना की एक रिपब्लिक सेनेटर लिंडेंस ग्राहम की एटियोटिक टीयर से हुई अचानक मौत के तुरंत बाद अमेरिकी सेनेटर ने जिस प्रतिबंध बिल पर वोटिंग की, वो कुछ ही और नहीं बल्कि अमेरिकी तानाशाही और दादागिरी का एक नया अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचे और उसकी जो भी संप्रभु देश अपनी जरूरतों के हिसाब से मुताबिक रूस के तेल, गैस या अन्य सामान खरीदे, अमेरिका उसे सजा देने और उस पर भारी भरकम टैक्स थोपने का गैर कानूनी हक उसके पास रखे। लिंडेंस जीवन भर रूस के खिलाफ जहर उगलते रहे और अपनी अचानक मौत से ठीक पहले भी उन्होंने यूक्रेन का दौरा करके वॉशिंगटन में खुद को या वॉशिंगटन में युद्ध को बढ़ावा देने वाला नया ड्रामा रच दिया। अमेरिकी सीनेट का ये दोहरा रवैया साफ दिखाता है कि वो दुनिया की आम लोगों की रत्ती भर भी परवाह नहीं, उन्हें केवल अपनी डॉलर तानाशाही वैश्विक बाजार पर अपना एकाधिकार बनाए रखना है। 86-12 के भारी निर्णायक अंतर से सीनेट में पास हुआ ये जो वोट है, वो साबित करता है कि अमेरिकी राजनीति में जंग बेचना, खून खराबा बढ़ाना और दूसरों पर पाबंदियां थोपना कितना आसान और फायदेमंद काम कर चुका है। इस वोटिंग के दौरान ज़ेलेंस्की को बकायदा एक 100 पीस और दर्शक की तहत सीनेट में बिठाया गया और उनसे तालियां बजवाई गई, मानो उन्हें मुफ्त में मिसाइलों और हथियारों का जखीरा मिल गया, जबकि असलियत में उनके हाथ में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और अमेरिका की तानाशाही नीतियों का मौन समर्थन आया है। ये 86 सीनेटर किसी शांति के मसीहा नहीं, बल्कि अमेरिका के कॉरपोरेट घरानों और रक्षा उद्योगों के सीधे दखल दलालों में है, जो दुनिया भर में प्रतिबंधों का डर दिखाकर अपने महंगे संसाधनों को बेचने का घिनौना अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में एक ही दिन के भीतर ज़ेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों से बंद कमरों में अलग अलग मुलाकातें करके अपनी वाहवाही या वही पुरानी सौदागरी कूटनीति का जो नाच है वो पेश करा है। ट्रंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई शांति का मानवीय मूल्यों का माध्यम नहीं, बल्कि एक रियल एस्टेट डील या बिजनेस बार्गेनिंग जैसी है, जहां जो नेता सबसे ज्यादा बोली लगाएगा और अमेरिका के सामने पूरी तरह घुटने टेकेगा, बाजी उसी के हाथ में जाएगी। ट्रंप का ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाला रवैया पूरी तरह दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। एक तरफ वो मीडिया के सामने युद्ध रोकने और शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ बंद कमरों में अमेरिका के हथियारों को बेचने के लिए विदेशी नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं। ट्रंप का असली मकसद सिर्फ अमेरिकी रक्षा कंपनियों को ऑर्डर दिलाना है, भले ही इसके लिए पूरी दुनिया को युद्ध की भयंकर ज्वाला में भस्म क्यों न होना पड़े। ज़ेलेंस्की को वॉशिंगटन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का लाइसेंस देने और यूक्रेन में ही इसका स्थानीय उत्पादन शुरू करने की बात कहकर अमेरिका असल में उन्हें एक और लंबे इंतजार में गहरे और दलदली गड्ढे में धकेल रहा है। अब एक रिपोर्ट्स की मानी जाए, अमेरिकी हथियार कंपनियों ने अधिकारियों को ये बहुत अच्छी तरह बता दिया है कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के जटिल प्रोडक्शन और डिलीवरी में सालों का लंबा समय लग सकता है, लेकिन तब तक कागजी बातों का लॉलीपॉप देकर ज़ेलेंस्की को खुश रखा जा रहा है। अमेरिका का ये लॉलीपॉप सिर्फ इजराइल और यूक्रेन के लिए है और इसीलिए है ताकि यूक्रेन में मासूम जनता ये सोचकर जंग की भट्टी में जलती रहे कि मदद बस पहुंचने वाली है, जबकि असल में फायदा अमेरिका की ये जो कंपनियां हैं वो उठाएंगी, डिफेंस कंपनियां जो शेयर बाजार में अपने शेयर बढ़ा रही हैं और अरबों डॉलर के नए ऑर्डर को अपनी झोली में डाल रही हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेस्टे की मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया को पूरी तरह से बाहर रखा गया।
जो इस बात का सीधा सबूत है कि वॉशिंगटन के बंद कमरों में कुछ बहुत ही खतरनाक और खूनी पक रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां जहां अमेरिकी अधिकारी मीडिया से आंख मूंद कर और दरवाजे बंद करके ऐसी सीक्रेट बैठकें करते हैं, दुनिया के किसी न किसी कोने में तबाही की एक नई और भयंकर पटकथा लिखी जाती है। लेबनान, गाजा और ईरान के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता को अमेरिका का पूरा गुप्त समर्थन प्राप्त है और इस बंद कमरे की मुलाकात का सीधा मतलब यही था कि मध्य पूर्व को और अधिक आग बारूद और खून खराबे में ऐसा धकेला जाए ताकि अमेरिका सैन्य दबाव या दबदबा कायम रख सके। ईरान ने अमेरिका के सब वॉशिंगटन वाली नौटंकी, बंद कमरों की बैठकें और खोखली धमकियों को बहुत अच्छी तरह समझ लिया और अब उसे बिना किसी डर के सीधा और करारा जवाब दिया। ईरान के उप विदेश मंत्री ने जो साफ शब्दों में चेतावनी जारी की थी, वो अगर यूरोप और अमेरिका ने हॉर्मुज संकट रास्ते या समुद्री रास्ते इलाके में अपनी कोई भी होशियारी या रंगबाजी दिखाने की कोशिश की तो उनके व्यापारिक और युद्धपोतों को सीधे समुद्रों की अथाह गहराइयों में भेज दिया जाएगा। ईरान का ये आक्रामक रुख अमेरिका के मुंह पर एक जोरदार चांटा है जो ये साबित करता है कि जब या अब दुनिया के देश वॉशिंगटन की खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और अगर अमेरिका आग से खेलेगा तो उसके हाथ जलकर खाक हो जाएंगे। अमेरिका पूरी दुनिया के समुद्रों में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के दम पर खुद को सिकंदर समझकर घूमता है, लेकिन हॉर्मुज जलदम मध्य में ईरान ने ऐसी कड़ाके की घेराबंदी कर रखी है कि अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। पूरी दुनिया का लगभग 20% से ज्यादा तेल व्यापार इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है और ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी। अमेरिका का शक्तिशाली समुद्री बेड़ा भी हॉर्मुज की लहरों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है क्योंकि ईरान की तटीय मिसाइलें, माइंस और सुसाइड ड्रोन्स अमेरिका की तथाकथित सैन्य श्रेष्ठता का घमंड पल भर में चूर चूर करने के लिए तैयार बैठी है। समुद्री रास्ता अब अमेरिका की तानाशाही नीतियों के गले में सबसे बड़ी फांस बन चुका है। जी हाँ, ईरान ने खुले चेतावनी दे रखी है कि अमेरिका के बहकावे में आने वाले यूरोपीय देश अपने जहाजों और हॉर्मुज में भेजकर अपनी तबाही के परवाने को न्योता दे रहे हैं। यूरोप की हालात आज धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का जैसी हो गई। अमेरिका के पीछे आंखें मूंद कर चलने के चक्कर में यूरोप ने रूस से मिलने वाली सस्ती गैस और तेल को खो दिया, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल दिया और अब उसके व्यापारिक जहाज समुद्र में डुबो जाने की कगार पर। अमेरिका यूरोप को केवल एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि सारा आर्थिक और सैन्य नुकसान यूरोपीय देशों का ही रहे और सारा मुनाफा वॉशिंगटन की जेब में आ जाए। लेकिन यूरोपीय नेताओं की अकल पर अमेरिका ने ऐसा ताला जड़ा है कि वो चाहकर भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा। अमेरिकी सीनेट जिस नए बिल के जरिए रूस के तेल, गैस और अन्य सामान खरीदने वाले देशों पर कड़े टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, वो असल में अमेरिका के चरम हताशा और बौखलाहट को दर्शाता है। 4 साल से अधिक चले भयंकर युद्ध, अरबों डॉलर की युद्ध, सैन्य मदद और हजारों पाबंदियों के बाद भी अब जब अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी और रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर नहीं ला सके तो अब वॉशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी और आर्थिक ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि ये कदम उसकी अपनी ही पीठ में छुरा घोंपने जैसा है, क्योंकि दुनिया के उभरते देश अब अमेरिकी डॉलर की वर्चस्व को खत्म करने के लिए तेजी से एकजुट हो रही हैं और अमेरिकी प्रतिबंधियों या पाबंदियों का अब उल्टा असर दिखने लगा है। वॉशिंगटन की इस पूरी नाटकबाजी के फिनलैंड के राष्ट्रपति को जेलेंस्की के साथ खड़ा करके अमेरिका पूरी दुनिया को ये झूठा और फर्जी संदेश देना चाहता है कि पूरा यूरोप उसकी नीतियों के पीछे एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन अंदर ही कड़वी हकीकत ये है कि अमेरिका यूरोपीय नेताओं को सिर्फ अपनी वैश्विक शतरंज के सस्ते और इस्तेमाल करके फेंकने वाले प्यादों की तरह इस्तेमाल करता है। फिनलैंड को नाटो के में जबरन शामिल कराकर अमेरिका ने उसे रूस की सीधे सीमा पर बलि का बकरा बना दिया है और अब फिनलैंड के नेताओं को वॉशिंगटन बुलाकर उसने अपनी हाँ में मिलवाई है और ताकि अमेरिकी रक्षा उद्योग को पूरा यूरोप में नए हथियारों का एक नया और बड़ा स्थायी बाजार मिल जाए।
वॉशिंगटन का पूरा सत्ता तंत्र हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और की घिनौने सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंगटन में सीनेटर लिंडेंस की अचानक मौत, आंसू बहाए जा रहे हैं और श्रद्धांजलि दी जा रही है, तब उसी मातम के पीछे बंद कमरों में अरबों डॉलर के हथियारों के सौदे और प्रतिबंधों की नई फाइलों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। अमेरिका का जो शरीफ, हमदर्द और लोकतांत्रिक चेहरा दुनिया को मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है, वो महज एक झूठा अनावरण है। असली दोहरा चेहरा या असली चेहरा तो वो है जो युद्ध के सामने या युद्ध के मैदान से लाशें गिनवाकर अपनी जीडीपी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ाता है। अमेरिका कभी दिल से नहीं चाहता था कि दुनिया में शांति स्थापित हो, क्योंकि शांति का सीधा मतलब अमेरिकी हथियार उद्योगों की दुकानों पर ताला लगना है। जेलेंस्की ने खुद स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू में दिए लाचारी कबूल की है कि यूक्रेन अपने घरेलू उत्पादन से ड्रोन और छोटी मिसाइलों को जो मार गिरा सकता है, लेकिन जब बात बैलिस्टिक मिसाइलों की आती है तो वो पूरी तरह से बेबस और लाचार है। ये बयान अमेरिका के मुंह पर एक भयंकर तमाचा है जो दिन रात ये दावा करता है कि उसने यूक्रेन को अजय सुरक्षा कवच दे दिया है। जेलेंस्की की हालात घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सद जैसी हो चुकी है। वो अपने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को और पूरी पीढ़ी को दाव पर लगा चुके हैं, लेकिन वॉशिंगटन उन्हें केवल इतनी मदद दे सकता है जिससे वो सांस ले सके, मगर कभी इतनी मदद नहीं दे पाएगा जिससे वो जंग का पासा पलट सके या रूस को हरा सके। अब देखिए, ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपनी तथाकथित सैन्य श्रेष्ठता दिखाने के चक्कर में अमेरिका ने अपने बेड़े से सबसे महंगी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का खजाना खाली कर दिया, और फिर भी तेहरान का खौफ वॉशिंगटन के कूटनीतिज्ञों के माथे पर साफ देखा जा सकता है। ईरान के सस्ते सुसाइड ड्रोन्स और घातक बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिका के करोड़ों डॉलर की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। वॉशिंगटन अब अंदर से समझ चुका है कि मध्य पूर्व में उसकी पुरानी धमकियां बेअसर हो चुकी है, और अगर ईरान ने पूर्व स्तर या पूर्ण स्तर पर युद्ध को छेड़ दिया तो अमेरिका तो वहां से अपनी जान बचाकर भागेगा ही, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान की सरजमीन पर भी जो जैसे वो भागा था वो हालात और हो जाएगी उसकी। डोनाल्ड ट्रंप का बहुचर्चित और जोर शोर से उठाया गया ये नारा अमेरिका फर्स्ट असल में पूरी दुनिया के लिए तमाशा फर्स्ट और बिजनेस फर्स्ट बनकर रह गया है। बस वो चुनाव जीतने और वैश्विक हेडलाइंस बटोरने के लिए बड़े बड़े कूटनीतिक दावे करते हैं, लेकिन जब असली और शांतिपूर्ण समाधान निकले या निकालने की बारी आती है तो वो केवल फोटो ऑप्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया तमाशों तक सीमित रह जाती है। जेलेंस्की और नेतन्याहू को एक ही दिन में वॉशिंगटन बुलाकर ट्रंप ने केवल ये दिखाने की नाकाम कोशिश की कि दुनिया की चाबी उनके हाथ में है, जबकि असलियत ये है कि ये ना तो यूक्रेन युद्ध उनके नियंत्रण में है और ना ही मध्य पूर्व का भयंकर संकट। ट्रंप केवल अपनी निजी और राजनीतिक ब्रांडिंग के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय संकटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका को ये बात बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पूरी दुनिया अब उसके लोकतंत्र, आज़ादी और मानव अधिकारों वाले झूठे ढोंग असली सच समझ चुकी है। किसी ज़माने में दुनिया अमेरिका की बातों पर आंख मूंद कर यकीन करती थी, लेकिन आज यूक्रेन का हश्र देखकर हर छोटे बड़े देश को समझ आ चुका है कि अमेरिका के साथ दोस्ती करने का सीधा मतलब अपनी तबाही के परवाने पर खुद दस्तखत करना है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ उकसाकर जंग के मैदान में धकेलने वाला अमेरिका आज हजारों मील दूर बैठकर केवल मजा ले रहा है और दुनिया को तबाही की ओर बढ़ते देख मुस्कुरा रहा है। जब भी अमेरिकी विदेश नीति किसी भी मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम और पस्त होती है तो वॉशिंगटन के नेता तुरंत आर्थिक प्रतिबंधों और टैरिफ का घिसा पिटा झुंझुना बजाने लगते हैं। नाच न जांगे आंगन टेढ़ा वाली बात तो यही है ना। सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर रूस को हराने की बुरी तरह असफल रहने के बाद अब अमेरिका के पूरे विश्व बाजार में गैर कानूनी पाबंदियां थोप कर अपनी बौखलाहट को दिखाया है और अपनी खिंच निकाल रहा है। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था बदल चुकी है। भारत, चीन, ब्राजील और वैश्विक दक्षिण के देश अब अमेरिकी डॉलर के पाबंदियों की तानाशाही को ठेंगा दिखा रही हैं, जिससे वॉशिंगटन का गुस्सा और हताशा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का मीडिया के सामने आकर ये औपचारिक बयान देना कि राष्ट्रपति ट्रंप की दोनों देश के नेताओं के साथ बहुत बैठकें सकारात्मक रही, एक ऐसा सफेद और मीठा झूठ है जिसके पीछे अमेरिका अपनी भारी कूटनीतिक विफलताओं को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अगर ये बैठकें सच में इतनी सकारात्मक थी तो फिर मीडिया के सामने किसी भी ठोस समझौते या नीति का ऐलान क्यों नहीं किया गया? सच्चाई ये है कि बंद कमरों की बैठकों में केवल तीखे मतभेद उभरकर सामने आए हैं और अमेरिका के पास ना तो यूक्रेन को बचाने की कोई योजना थी और ना ही मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने का कोई निष्पक्ष रोडमैप। ईरान ने ओमान के साथ तट से लेकर हॉर्मुज़ जलमध्य तक अपनी सैन्य और नौसैनिक उपस्थिति को इतना अभेद बना लिया कि उसने अमेरिकी और यूरोपीय जहाजों को चेतावनी नहीं बल्कि सीधे तौर पर अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री के कड़े बयानों ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि अगर अमेरिका को लगता है कि वो अपनी नौसेना के दम पर फारस की खाड़ी में अपनी तानाशाही चला लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित होगी। ईरान अपनी संप्रभुता और समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और अमेरिका की कोई भी धमकी उसे अपने कदम पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। दरअसल जेलेंस्की को वाशिंगटन की गलियों में लॉकहीड मार्टिन जैसी अमेरिकी हथियार उत्पादक कंपनियों के कॉरपोरेट दफ्तरों ने चक्कर कटवाए हैं, जो अमेरिका के गद्द मानसिकता का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक तरफ यूक्रेन की पूरी युवा पीढ़ी युद्ध की आग में सुहा हो रही है और दूसरी तरफ वाशिंगटन के कॉरपोरेट बोर्डरूम में इस बात का गणित लगाया जा रहा है कि इस तबाही के पीछे शेयर होल्डर्स का मुनाफा कितना $1 बिलियन बढ़ेगा। अमेरिका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर पूरी दुनिया पर अशांति फैलाने का आरोप लगाता है, जबकि दुनिया का असली बारूद निर्माता और जंग का सौदेगार वो खुद है। वॉशिंगटन की सीनेट में बैठकर जो 86 सीनेटर रूस के खिलाफ नए और कड़े प्रतिबंध वाले बिल के पक्ष में आंखें मूंद कर वोट दे रहे थे, उनमें से एक भी सेनेटर को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि इन पाबंदियों से तीसरी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों में भुखमरी, महंगाई और ईंधन का संकट कितना भयंकर हो लेगा। अमेरिकी सेनेट अब एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहां शांति, कूटनीति, बातचीत और मानवीय संवेदनाओं का नाम लेना भी गुनाह माना जाता है और केवल युद्ध, पाबंदियां, सैन्य बजट बढ़ाने और आक्रामकता की भाषा को बढ़ावा दिया जाता है। खुद अमेरिका आज ट्रिलियन अरबों डॉलर की ऐतिहासिक और भयंकर कर्ज, अंदरूनी सामाजिक विभाजन, अपराध और चरमराती अर्थव्यवस्था से बुरी तरह जूझ रहा है, लेकिन ट्रंप और वाशिंगटन के नेता पूरी दुनिया के मामलों में चौधरी बनने का ढोंग रच रहे हैं। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। अमेरिका का अपना बुनियादी ढांचा ये रहा है कि शहरों की सड़कों पर लाखों बेघर लोग सो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार के पास यूक्रेन और इजराइल को बांटने के लिए अरबों डॉलर का सैन्य बजट हमेशा के लिए तैयार रहता है। ये अमेरिकी नीति का खोखलापन है और दोहरापन है जो पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अब साउथ कैलिफोर्निया के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडे ग्रैम अपनी मौत की आखिरी पलों तक रूस और अमेरिका के विरोधियों के खिलाफ जहर उगलते रहे और युद्ध की आग को लगातार हवा देते रहे। उन्होंने जिस प्रतिबंधित बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था वो शांति का कोई रास्ता नहीं था, बल्कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के भयंकर मुहाने पर धकेलने का एक प्रयोजित और खतरनाक आमंत्रण पत्र है। ग्राम जैसे युद्ध प्रिय नेताओं ने वॉशिंगटन में ऐसी घिनौनी विरासत छेड़ी है या छोड़ी है जो केवल तबाही और नफरत पर पली बड़ी है और जिसकी भारी कीमत आज यूक्रेन से मध्य पूर्व तक के लाखों बेगुना आम अपनी जनता देख चुका रही है। अमेरिका इजराइल को मध्य पूर्व में और यूक्रेन को पूर्वी यूरोप के मोहरे पर बनाकर इस्तेमाल कर रहा ताकि वो एक ही तीर से दो शिकार कर ले, रूस और ईरान को कमजोर करना और अपनी घटती हुई वैश्विक चरघाट को कायम करना। अमेरिका खुद सीधे मैदान में उतरकर लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाता, वो हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाता है। इजरायली और यूक्रेनी जनता जानती है और लगता है कि उनको कि अमेरिका उनका सच्चा और वफादार दोस्त होगा, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि अमेरिका के लिए वो सिर्फ अपनी साम्राज्यवादी कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के एक साधन मात्र है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जेलेंस्की अब
अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि अमेरिकी वादे केवल कागज के हवाई जहाज होते हैं जो हवा का हल्का सा झोंका आते ही जमीन पर गिर जाते हैं। पैट्रियट मिसाइल बनाने का ये लाइसेंस मिलने की बात करना एक बात है और जमीन पर असल में मिसाइलें तैनात होकर काम करना बिल्कुल दूसरी बात। युद्ध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन जेलेंस्की को ये सबक बहुत देर से समझ आ रहा है। जब तक अमेरिकी कंपनियों से मिसाइलों का उत्पादन शुरू होगा तब तक यूक्रेन का बचा कुचा बुनियादी ढांचा भी पूरी तरह मलबे और राख के ढेर में तब्दील हो चुका होगा। रूस से तेल, गैस और सामान खरीदने वाले देशों पर भारी भरकम टैरिफ और आर्थिक पाबंदियां लगाने की सीधी धमकियां देकर अमेरिका असल में भारत, चीन और पूरे यूरोप जैसे संप्रभु राष्ट्र की आर्थिक आजादी को और विदेश नीति पर डाका डाल रहा है। अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया रूस से मिलने वाला सस्ता या सस्ता तेल और गैस खरीदना बंद कर दे और उसकी जगह अत्यधिक महंगा अमेरिकी शेल ऑयल खरीदने वाले के लिए मजबूर हो जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मुफ्त बाजार के नाम पर खुली गुंडागर्दी है जिसे वॉशिंगटन के नेता विश्व शांति और लोकतंत्र की रक्षा का सुंदर नाम देकर दुनिया के सामने परोसते हैं। दुनिया की कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री ने ये दो टूक बयान सामने दिया कि ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए युद्ध फिर से शुरू करने से पीछे नहीं हटेगा। इस बात का साफ और सीधा सबूत है कि अब वॉशिंगटन के ग्लोबल पुलिसमैन वाले तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेहरान ने ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका की खोखली धमकियों का दौर अब इतिहास बन चुका है और अगर फारस की खाड़ी या हॉर्मूज में अमेरिकी या यूरोपीय आक्रामकता बंद नहीं हुई तो उसका जवाब उसी की कड़वी और विनाशकारी भाषा में दिया जाएगा। जेलेंस्की का वॉशिंगटन में 60 से ज्यादा अमेरिकी सीनेटरों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना और उन सीनेटरों द्वारा यूक्रेन की बहादुरी की झूठी और खोखली तारीफें करना यह अंतर्राष्ट्रीय ढोंग और नाटकबाजी का सबसे निचला सीमा है। वॉशिंगटन की ये सीनेटर यूक्रेन के मासूम सैनिकों को केवल अपने राजनीतिक एजेंडे का और चुनाव जीतने के लिए तो का चारा बनाने का एक काम है और कुछ भी नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट और खोखले धन्यवाद के पीछे का कड़वा सच यही है कि अमेरिका ने यूक्रेन को एक ऐसे अंधेरे और विनाशकारी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। चाहे यूक्रेन के मोर्चे पर हार का गहराता डर हो या हॉर्मूज की लहरों पर ईरान का भयानक खौफ, अमेरिका का वैश्विक दबदबा अब इतिहास के पन्नों में तेजी से सिमट रहा है। अमेरिका चाहता था कि वो पूरी दुनिया को युद्ध की आग में धकेल कर खुद सुरक्षित किनारों पर बैठकर तमाशा देखता रहे और अपनी तिजोरियां भरता रहे, लेकिन अब उसकी ये चालबाजी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। अब जब दुनिया के तमाम देश अमेरिका जैसे घिनौने खेल को समझकर उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और डॉलर को नकार रहे हैं तो वॉशिंगटन के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हम कमेंट के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों को ले बने रियल के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।